बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सर का सलाम। नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट में एक महा लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब क्या कहानी है वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसहाक डार से जो इस्तीफा मांगा गया था, अब उसकी जो तफसीलात आ रही है वो हैरान कुन है। अब बताया जा रहा है कि इसहाक डार से इस्तीफा ले लिया जाएगा और साथ में कौन कौन से ऐसे वज़रा हैं जिनकी अब बारी आ चुकी है इस्तीफे देने की और उनको कहा जा रहा है कि आप चुपचाप घर चले जाएं। रावलपिंडी के अंदर मरियम नवाज की जो पूरी की पूरी रजीम बनाई थी डेमोक्रेसी के ऊपर, जो उनके चहीते लोग थे उनको अब निकाल दिया गया है और उसकी जगह पर एस्टैब्लिशमेंट कौन कौन लोग लेकर आई है, क्या क्या इस वक्त तब्दीलियां हुई हैं। मुकम्मल तौर पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में एक खला पैदा हो चुकी है। अब एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया है कि जी अब बस बहुत हो गया और अब हम इनसे जान छुड़वाएंगे। क्या तफसीलात हैं, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के लिए द इकोनॉमिस्ट अखबार ने जो आर्टिकल लिखा है उसने दुनिया भर को किस तरह से आया किया है कि जनाब इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अब दुनिया भर में आवाजें उठने लगी हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप ये देखें कि यासिर शामी साहब ने एक भांडा फोड़ दिया। अब वो भांडा क्या था कि यासिर शामी साहब ने वो वीडियो दिखा दी है जिसके अंदर इन खवातीन को देखा जा सकता है कि सब झूठ बोल रहा था। डीआईजी झूठ बोल रहा था। डीआईजी ने कहा था कि जी मरियम नवाज के ऑर्डर पर जो है ना हमने ये कार्रवाई की थी और हमने 24 घंटे के अंदर कर दिया था। फिर उसके बाद जो टाउट सहाफी थे वो सारे शुरू हो गए थे। ये सारा का सारा झूठ है। यासिर शामी साहब ने वो वीडियो ढूंढ निकाली है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इन खवातीन को जब लेके जाया जा रहा था तो जो ड्राइवर था उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में होता यह है कि ये गाड़ी जब टकराती है तो फिर शोर शराबा मचता है और ये खवातीन जो है वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकल के शोर मचाने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि भाई हमें जो है इन लोगों ने अगवा किया हुआ है और जिस तरह से वो शोर मचाती हैं फिर जो मुल्जिमान होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं। आप तस्वीर भी ये देख सकते हैं जिसमें एक जनरल स्टोर पे उनको लाके बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये सारा वकूआ होता है कि पुलिस वहां पर आती है और पुलिस फिर इन खवातीन को अपने साथ लेकर जाती है। अब यहां पर सवालिया निशान तो बनता है कि जो डीआईजी था, जो झूठ बोल रहा था, जो झूठा निकला है, जिसका झूठ साबित हो गया है कि उसने कहा कि जी मरियम नवाज के ऑर्डर पर जो है हमने ये सारी कार्रवाई की है, वो झूठा साबित हो गया। आप इनके हालात देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस इस वक्त नून लीग के घर की लौंडी बनी हुई है और कुछ नहीं है इनकी ज्यादा औकात। तो आप ये हालात देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से ये झूठे साबित हुए। कोई बाजियाब नहीं करवाया गया था बल्कि वो खवातीन खुद अपनी मदद आपके तहत वहां से निकली थी। जी गैर मुल्की लड़कियों को लाहौर पुलिस ने बाजियाब नहीं करवाया बल्कि ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो डेली पाकिस्तान एडिटोरियल ने अपनी मदद आपके तहत निकलवाई और इसमें देखिए ये दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं और ये जैसे ही टकराती है पीछे दो गैर मुल्की लड़कियां हैं वो गाड़ी में से बाहर छलांग लगा देती हैं। इसी दौरान वहां पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है और ये फैमिली का ड्राइवर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पीछे जाता है, उनसे पूछता है। इसी दौरान वो लड़कियों का शोरगुल देखकर परेशान हो जाता है और वो शख्स वहां से गाड़ी को तेजी से जिगजैग निकालता हुआ फरार हो जाता है और लड़कियां वहां फिल्टर हाउस के सामने खड़ी हैं। अब 164 का बयान अदालत में जो दोनों खवातीन ने इस वक्त पेश किया, दोनों खवातीन इस वक्त अपने अपने मुल्क जा चुकी हैं। अब जो अदालत में उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया, यकीन जानिए उसको सुन के तमाम पाकिस्तानी बल्कि इंसानियत की रूह कांप जाती है जो इन दरिंदों ने सलूक किया इन दोनों खवातीन के साथ। मैं आपको 164 का बयान पढ़ के बता देता हूं और आपको बता देता हूं कि इसमें जो तफसीलात आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि अब तक 8 मुल्जिमान जो हैं इसमें गिरफ्तार कर लिए गए और जो बॉस है BOSS बॉस, जिसके बारे में अभी तक कोई तफसील नहीं दे रहा, इसके बारे में ना पुलिस बता रही है ना हमारे जराया में कुछ बता रहे हैं, ना इस वक्त कोई कुछ बता रहा है कि आखिर आया ये बॉस है कौन। इसके बारे में आज आपका भाई आपको इस ब्लॉग में बताएगा कि ये बॉस कौन है, ये बॉस किस तरह से काम करता था, किस तरह से अपना एक कार्टेल चलाता था। अब ये तमाम चीजें जो हैं ये सारी मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मैं 164 का बयान जो दोनों खवातीन अदालत में गए वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वो बताती हैं कि ताहम घर में क़याम के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात भी पेश है। पहली रात जब 4 मुसल्लह अफराद घर में दाखिल हुए तो इन्होंने बांध कर ये बात बताने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप स्मार्ट टीवी पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो यहां पर बच्चों को ये व्लॉग मत दिखाएं। जो तफसीलात इस वक्त मैं बताने लगा हूं वो इंतहाई परेशान करने वाली हैं।
اس میں وہ خاتون بتاتی ہیں کہ بنیادی طور پر جب میں گھر میں موجود تھی تو 4 مسلح افراد جو تھے وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے انہیں باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا. سیاہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص نے ان کے جسم کو نامناسب انداز میں چھونا شروع کیا اور کئی مرتبہ چہرے پر مکے مارے. اس شخص نے ان کے جوتے بھی پہن لیے. بعد میں جب سٹیفنی کو کمرے سے باہر لے جایا گیا تو سیاہ لباس والے شخص نے ان کے ساتھ جنسی نوعیت کی زبردستی کی اور ان کے جسم کو نامناسب انداز میں چھوتا رہا. اس کے بعد رضا ڈار نامی شخص آیا اور کمپیوٹر اور رقم کے بارے میں پوچھا. خاتون نے بتایا کہ کمپیوٹر سبز رنگ کے بیگ میں ہے. پھر وہ کمپیوٹر لے آئے اور رقم اور پاس ورڈ کے بارے میں سوالات کرنے لگے. اب یہاں پر جو ہے, یہاں تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو بتایا جا رہا ہے کہ جو رضا ڈار تھا وہ بھی ان کی طرح جو ہے نا قید تھا, اس کو بھی باندھا گیا تھا. بھئی یہ کیسا باندھنا تھا کہ یہی رضا ڈار جو ہے پھر کمپیوٹر لے کر بڑے آرام سے آ رہا ہے گھر میں, پھر بھی سکتا ہے آرام سے آ جا بھی سکتا ہے اور پھر ان سے پاسورڈ بھی لے رہا ہے. تو یہ کس طرح سے بندھا ہوا تھا؟ تو یہ جو صحافی حضرات اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ جناب رضا ڈار کو بھی باندھا گیا تھا, اس کو بھی اغوا کیا, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ صرف اس کو بچانے کی ایک کہہ لیں کہ آپ جھوٹی سازش ہے جو اس وقت بیانیہ گھڑا جا رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خاتون آگے فرماتی ہیں کہ جب وجہ پوچھی تو مسلح افراد نے ان کے سر پر زور سے مکہ مارا. انہوں نے پوچھا نا کہ میں پاسپورٹ کیوں دوں آپ کو, کیوں میں آپ کو کمپیوٹر دوں, تو اس وقت ان کے سر پہ مکہ مارا گیا. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد انہیں دوسرے کمرے میں منتقل کیا گیا جہاں ایک اور شخص موجود تھا جو دوسروں سے مختلف تھا. اس کے پاس بھی اسلحہ تھا اور وہ انگریزی روانی سے بول رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ انہیں قتل کرنے والا ہے, یہ سوال کیا میں نے. اس شخص نے جواب دیا کہ اگر وہ رقم دے دیں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے گا ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. بعضاں وہ شخص نیچے چلا گیا اور 3 دیگر افراد کمرے میں آئے. ان میں سے ایک کے پاس رائفل تھی. اس میں باقی 2 افراد کو میرے پاس رہنے کا کہا. خاتون کے مطابق اس کے بعد سیاہ لباس والے شخص نے دوبارہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی. بعد میں ایک اور شخص بھی کمرے میں آیا. وہ آپس میں صرف اردو میں بات کر رہے تھے, انگریزی استعمال نہیں کر رہے تھے, ہنس رہے تھے اور جنسی تعلق قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے. میں نے متعدد مرتبہ انکار کیا. اس کے بعد سیاہ لباس والا شخص انہیں دوسری منزل کے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا, تھپڑ مارا, خاموش رہنے کو کہا اور پھر ان کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کی اور دوران انہیں شدید جسمانی تکلیف ہوئی. وہ چیخ رہی تھی. بعد میں دوبارہ کپڑے پہنائے گئے اور پہلے والے کمرے میں واپس لے جایا گیا جہاں موجود افراد ہنس رہے تھے اور مسلسل ان سے جنسی مطالبات کر رہے تھے, یعنی کہ گھٹیا ترین گفتگو کر رہے تھے. یہ جی مکمل طور پہ داستان ہے رضا ڈار کے خاندان کی. یہ عکاسی آپ کو نون لیگ کے خاندان کی بھی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو پہلی خاتون ہے ان کے مطابق وہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا آپ وہ سنیں. جو سٹیفنی نے بات کی نا وہ بڑی حیران کر دینے والی, کہ رضا ڈار کہتا تھا کہ وہ پاکستان کے وزیر کا بیٹا ہے. رقم نہ ملنے پر مارنے کی دھمکی دی. رضا ڈار مسلسل کسی باس سے بات کر رہا تھا. متاثرہ خاتون نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے. اچھا, رضا ڈار کی اب میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں جو کہ اس وقت حیران کر دینے والی ہے. وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ زیادتی کرنے والے رضا ڈار نے خود کو علی ڈار کا بیٹا بتایا. لڑکی کے بیانات میں کہتی ہیں کہ ہم دونوں لڑکیوں نے محمد رضا ڈار نامی شخص پر بھروسہ کیا تھا کیونکہ ہم اس سے سنگاپور میں کرپٹو کرنسی کی ایک تقریب میں ملے تھے. پھر رضا نے سٹیفنی کے ساتھ کاروبار کرنا شروع کیا تو وہ ہم سے ملنے کے لیے اسپین آیا. میں نے اس کے بارے میں پوری ریسرچ کی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ پاکستان میں وزیر علی ڈار کا بیٹا ہے. یہ چیک کرنے کے لیے علی ڈار کا انسٹاگرام دیکھا تو علی ڈار کی فیملی والے حصے میں محمد رضا ڈار کی ایک تصویر تھی جس میں علی ڈار رضا ڈار کو گلے لگا رہا تھا اور اس کے پہلے واٹس ایپ نمبر پر پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ بھی ایک تصویر تھی. میں ذرا آپ کو نا کچھ تصویرات دکھانا چاہتا ہوں. پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں علی ڈار کے انسٹاگرام پہ. یہ علی ڈار کا انسٹاگرام ہے. پھر یہاں پر ایک سیشن بنا ہوا ہے, آپ دیکھیں, یہ ہے فیملی سیشن. اگر آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے پاس کئی متعدد تصویریں آتی رہیں گی اور آپ آگے چلتے رہیں گے. اس میں جو ساری تصویریں ہم نے دیکھی ہیں ان میں سے کئی تصویروں میں یہ ایک شخص ہمیں موجود ملا کہ یہ علی ڈار کا بھائی ہے. کہ علی ڈار سے تعلق ہونا صرف یہاں پر یہ ثابت نہیں کرتا کہ جی یہ مسلم لیگ نون کے بڑے ہی قریبی تعلق تھے. اب انہوں نے اس میں ایک بات کی بڑی اہم ترین, وہ بات یہ تھی کہ ان کی واٹس ایپ پروفائل میں ایک سابق وزیر اعظم کی تصویر تھی.
अब अगर साबिक वजीर आजम का हम देखें तो साबिक वजीर आजम में कई लोग आते हैं, लेकिन इमरान खान तो नहीं हो सकते, जरदारी साहब भी नहीं हो सकते, कौन हो सकता है वो? तो मोहतरम एक तस्वीर ये भी देख लीजिए जिसमें आपको कबूतर वाली सरकार नजर आ रही है और साथ में आपको यही शख्स दोबारा नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल, जो बुनियादी सवाल हर कोई पूछ रहा है कि मावराए अदालत कत्ल किए जाते हैं, अगर औरतों में जिनसी ताल्लुक का एक भी केस आ जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, दोस्त आते हैं वो फायरिंग करते हैं, इनको भी मुबैना तौर पर मार दिया जाता है। दूसरा, नेफे में बंदूक चल जाती है। तीसरा, इनको जो है सीसीडी लेके जाती है और जाकर इनका हाथ फ्राई कर देती है, पैर तोड़ देती है। या चौथा कि ऐसे मामलात में जब पैसे वाली शख्सियत हों तो ये मामलात को ठंडा होने का इंतजार करते हैं 6-7 महीने। वो कहते हैं कि केस को चलाए रखो और अपने लोगों को कहते हैं प्री प्रोटोकॉल इनको दो, जेल में इनको भेजते हैं और उस दौरान जो है ये पूरी एक प्लानिंग करते हैं, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम तैयार करते हैं कि हमने किस तरह से इनको निकालना है। बाज़ जगहों पर बयानात अभी से इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं वो देना शुरू कर चुके हैं। इसमें एक सहाफ़ी ये बात करता है कि जी रजा डार उसमें शामिल तो नहीं था, उसको तो बेचारे को खुद अगवा किया गया था। लाना तो आप पे। जो औरतें ये बात कर रही हैं कि इसने हमें बुलाया, फिर ये हमारा कंप्यूटर चेक करता रहा, पासपोर्ट देता रहा और फिर हमें धमकियां देता रहा, वो किस खाते में जाता है भाई? ये आदमी था जिसकी वजह से इन औरतों का रेप हुआ, बुलाने वाला ये। आप देखिए ना, जरा समझिए इस चीज को। रजा डार वो आदमी है जिसने औरतों को बुलाया, रजा डार वो आदमी है जिसने इनको अगवा किया, रजा डार वो आदमी है जिसने इन औरतों को रेप करवाया। ये याद रखना है आपने कि रजा डार ने ही इनको जिनसी तौर पर साइकोलॉजिकल तबाह करने के लिए, ताकि ये लोग अपनी इज्जत मजरू जब तबाह हो जाए तो फिर ये मुझे पैसे देते हैं, उनका इसी आदमी ने 164 के बयान के मुताबिक इनसे जिनसी के ताल्लुक करवाया, तशद्दुद करवाया। यही वो आदमी जिसने तशद्दुद कराया, फिर यही वो आदमी जो लैपटॉप लेने के लिए आता है, पासपोर्ट लेने के लिए आता है, इनको मारता भी है। तो ये सारे काम जो करवाए जा रहे थे रजा डार की तरफ से करवाए जा रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ा बुनियादी सवाल तो है कि अगर आपने इस केस में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, आपने इंसाफ देना है, तो सबसे पहले आपने करना क्या? आपने यह करना है कि आपने सबसे पहले इस हक डार से इस्तीफा लेना है, क्योंकि जहरी बात है, इस पर असर रसूख कर सकते हैं। जब तक ये केस चल रहा है आप इस्तीफा दे दें, फिर उसके बाद अली डार साहब से आपने इस्तीफा लेना है, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखनी है ना, आपने इस्तीफा इनसे। फिर जिन जिन लोगों का इसमें नाम साबित हो रहा है ना, उन सब से आपने इस्तीफे लेने जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता। याद रखिएगा कि ये केस इतना बड़ा है कि अगर इसकी तमाम तर चीजें देखी गई और बताई गई तो यकीन जानिए ये तमाम लोग जो है एक्सपोज हो जाएंगे। देखें इसमें हुआ क्या है, जब ये औरतें पाकिस्तान में मौजूद थीं और ये जब बयान बताया गया जी लाहौर में पुलिस ने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की, तो उस वक्त एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक बात फैलाई गई कि जी पुलिस को जो है वो हॉलैंड से फोन आया एक लड़की के बाप का और उसने शिकायत की, पुलिस ने जबरदस्त तरीके से कार्रवाई की। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो वहां पर हॉलैंड में मौजूद इनके वालिद थे, उन्होंने कॉल की थी एम्बेसी को, एम्बेसी ने वहां से टीम भेजी थी और फिर इसके बाद सारी कार्रवाई हुई थी। ऐसे ही इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं हुई थी। ये कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि एम्बेसी इन्वॉल्व थी इसमें, इस्लामाबाद के कई अहम तरीन शख्सियात इन्वॉल्व थे। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की साख का मैटर था, तो फिर इसके बाद प्रेशर दिया गया, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से ये कार्रवाई करते हुए, ये कह लें कि आप दानिशमंदाना करते हुए, अमल करते हुए कि इन मुलजिमों को बचाया जा सके, मुलजिमों को किस तरह से भी रिलीफ दिया जा सके, वो 2 बजे ही मजिस्ट्रेट की जो है ना घर में पहुंच जाते हैं असला लेकर, और फिर मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि जी आप जो है ना जल्दी से इनका 64 का बयान लीजिए और जल्दी से औरतों का ना मेडिकल करवाएं। मैंने मेडिकल वाली बात कई जगहों पे कंफर्म की, मेडिकल लेना इज नॉट अ पर्पस। मेडिकल लेने वाली बात जो है ये कई जगहों पर उड़ाई गई है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। वो 164 का बयान 2 बजे ही लेना चाहते थे ताकि जो बयानात हैं उसमें फिर रद्दोबदल करके वो पेश कर दिया जाए और कई चीजों को इस वक्त निकाल दिया जाए, एक पूरा बयान करवाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि मजिस्ट्रेट खड़े होकर उन्होंने कहा ये कोई तरीकेकार नहीं है, आप अदालत आए, अदालत में देखेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये इस्तवारा किया कि जनाब जब तक इस पुलिस वाले पे कार्रवाई नहीं होती मैं तब तक आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाऊंगा। और फिर उस पर कार्रवाई हुई, उसको मुअत्तल किया गया और अब उसके बारे में बताया जा रहा है कि एफआईआर भी हो गई। तो ये सारे मामला क्यों किए जा रहे थे? इन मुलजिमों को बचाने के लिए। अब इन सारे पहलू में जो मेन पहलू है वो है बॉस कौन है। सबसे बड़ा सवाल, 4 से 5 मुलजिम थे। मेन जो मुलजिम आ रहे हैं बताया जा रहा है 5 मुलजिम है। इनमें से रजा डार का नाम तो सर फहरिस्त है, बाकी मुलजिमों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा जो शख्स है उसका नाम वो सिकंदर अजीज है, फिर उसके बाद हसन रजा है, साजिद अली है। अब ये तो हो गए 4, यानी कि अगर आप देखें तो अहमद रजा डार, दूसरा जो है वो सिकंदर अजीज, तीसरा जो है वो हसन रजा और चौथा जो है वो साजिद अली।
पांचवा शख्स जो बॉस है, जिसके कॉल के ऊपर रजा डार भी बात कर रहा था, और वो कौन सा शख्स था जो रवानी से अंग्रेजी बोल रहा था। गिरफ्तार उसको कर लिया गया है, लेकिन उसकी तफसीलात नहीं आई हैं। अब हम आपको उस बॉस के बारे में बताते हैं कि असल बॉस है कौन। देखिए जी, बॉस जो है वो वही आदमी है जिसका $100 मिलियन का हालिया दिनों में नुकसान हुआ था, और नुकसान के बाद उसी शख्स ने अपना जो है वो बयानात करने शुरू कर दिए थे। अपनी फैमिली से रब्ता किया तो फैमिली ने उसको बचाने के लिए, यानी कि उसके फाइनेंशियल मामलात को हल करने के लिए पंजाब में एक बहुत बड़ा ओहदा दिया था, और वो आदमी क्रिप्टो में इन्वॉल्व भी था, और क्रिप्टो करेंसी में वो पहले 100 मिलियन का जो है वो नुकसान कर बैठा था। तो उस शख्स ने पूरी ये गेम बनाई थी, उसने इन्वेस्टमेंट की थी। इन औरतों की वजह से कह लें या रजादार की वजह से कह लें, उसको नुकसान हुआ था, और फिर उसने पैसों का मुतालबा किया। वो यजीद बन गया, फिरौन बन गया, आप जो उसको कहें, उसने फिर आके ये सारा काम किया। मेन जो इसके ऊपर किरदार है वो बॉस का, वही बॉस जिसने इन औरतों के साथ ये सारा काम किया। अब मोहतरम आगे चलें तो इस वक्त इसहाक डार साहब से मुबैना तौर पर जो है इस्तीफा मांग लिया गया, और इस्तीफा मांगा गया है जनाब आपके और हमारे प्यारे, और हम जानते हैं कि वो किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, जनाब फैसल वाडा साहब ने। फैसल वाडा साहब ने कहा है कि जनाब आला आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफे की बुनियाद जो रखी है वो कहा गया है कि जी अब आपने ये केस कर लिया, ट्रांसपेरेंटी बरकरार रखने के लिए आप इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा आपको देना होगा। अब आपको पता है कि अगर फैसल वाडा साहब इसहाक डार के इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं तो फैसल वाडा नहीं कर रहे, मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोल रहा है। आपने ये बात याद रखनी है, मिसाल याद रखनी है। अगर फैसल वाडा साहब ये बात कर रहे हैं तो फैसल वाडा का कबीला ये बात कर रहा है, और फैसल वाडा साहब का जो कबीला है वो पाकिस्तान में सबसे ताकतवर है। अब फैसल वाडा के कबीले साहब ने ये सिर्फ वाहिद काम नहीं, मुतालबा नहीं किया, और क्या काम किया, रावलपिंडी के अंदर इस केस के बाद तब्दीलियां होना शुरू हो गई। अब रावलपिंडी में चेंज क्या हुआ है, डेमोक्रेसी में क्या चेंजिंग आई है, क्या चीजें आई हैं, ये जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। रावलपिंडी के अंदर सीसीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी तब्दील हो चुके हैं। उनकी जगह पर खालिद महमूद हमदानी को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा भी तब्दील, महकमा सर्विस एंड जर्नल रिपोर्ट करने की हिदायत। डीसी फैसलाबाद कैप्टन नदीम नासिर डीसी रावलपिंडी तैनात। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खटक को ओहदे से हटा दिया गया। रावलपिंडी तालीमाती बोर्ड ऑफ आरडीए का अबूरी खारिज कमिश्नर रावलपिंडी के पास था। एडिशनल डीपी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी कैप्टन रिटायर शहरियार शेराज को ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड तैयब समी खान को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सदर हाकिम खान को तब्दील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन अख्तर मलिक को तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सदर तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटिया मोहसिन इकबाल को तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन तैनात कर दिया गया। रब दिनों को असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी बटिया तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन ये तमाम जारी कर दिए हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सारे काम मरियम नवाज करवा रही हैं तो आप एक अहमक दुनिया में रह रहे हैं। असल में मरियम नवाज से सारे अख्तियारात छीन लिए गए। याद रहे आपको कि जब इमरान खान का सिस्टम चेंज करने की तरफ चला गया था और असल सुख करने वाले थे तो 1 साल के अंदर ये तमाम काम कर लिए गए थे, और फिर उसके बाद इमरान खान ने जिस तरह से इस निज़ाम से फाइट की, हुकूमत में रहते हुए भी, बाहर भी रहते हुए, ये तो एक अलग कहानी है जिसके ऊपर हम अलग व्लॉग में बात कर सकते हैं। एक समंदर है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये जो सारा का सारा काम इस वक्त किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये अंदेशा दिलवाता है कि जनाब आला मरियम नवाज और नून लीग की हुकूमत का सफा चट होने वाला है। कौमी हुकूमत तैयार है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है इमरान खान की मुजामत को कि इमरान खान ने जो है एक दिन भी मुजामत करना नहीं छोड़ा। देखिए, इमरान खान ने जो इस रजीम से फाइट की है, अकेले की, तनहा की, जैसे की, उसने कहा था अपनी अवाम को, यह बात उसने वाज़ेह की थी कि सारे साथ छोड़ जाएं, अकेला तन्हा मैं इस निजाम से लड़ूंगा, निजाम को मैं अकेला चैलेंज करूंगा। उसने कहा था मैं कल्ला ही काफी हूं, और यह बात उसने साबित करके दिखाई। ये सारे माहौल के अंदर द इकोनॉमिस्ट अखबार ने क्या लिखा है वो जरा आपके सामने रखना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया किस तरह से इमरान खान को कवरेज दे रहा है, बता रहा है कि इमरान खान के साथ क्या ज्यादती की जा रही है, और ये ज्यादती जो है वो अब इंटरनेशनली न्यूज बन चुकी है। तमाम लोग जो है इसको बता रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ये लिखता है, ये आप सामने आर्टिकल भी देख सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान महज 7 से 8 फुट के मुख्तसर सी कोठरी में कैद है, जहां इनके पास वक्त गुजारने के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज बाइक
اور چند کتابیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے سابق وزیر اعظم اب بھی ملک کی سیاسی قیادت اور اقتدار کے مستقل پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقیناً طور پر ایک دن ایسا آیا نا جس وقت عمران خان نے اپنا ایک قدم اڈیالہ جیل سے باہر نکالا، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، ساروں کی سیاست انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جانی ہے۔ تو اکانومسٹ اصل اور مختصر انداز میں یہ بات کر رہا ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ یہ مضمون اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ اگرچہ عمران خان جیل میں قید ہیں اور عملی سیاست سے دور دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ اب بھی پاکستان کی سیاست کا ایک مرکزی کردار ہے۔ مضمون کے اہم نکات میں بتایا جاتا ہے کہ عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی شخصیت میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اور عسکری قیادت کے لیے عمران خان کا اصل رسوخ اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ موجودہ طاقت کا مرکز اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر عمران خان کی عوامی مقبولیت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی آئندہ سیاسی سمت کا انحصار کسی نہ کسی حد تک عمران خان اور ان کی سیاسی مستقبل پر رہے گا۔ مضمون کے آخری اور اہم پہلو میں کہا گیا کہ مستقبل میں اگر کسی قسم کی سیاسی مفاہمت، مذاکرات یا طاقت کی توازن میں تبدیلی آتی ہے تو عمران خان کا کردار دوبارہ فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ اگر عمران خان صرف یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں بیٹھ جائیں آپ کی شرائط میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج وہ کہہ دے تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے۔ عمران خان سے صرف ایک ڈیل کی پیشکش ہے، تو اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو ایک نیا سسٹم تیار ہے جو اس وقت لانے کے لیے عوام میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ بات چیت بھی کر رہی ہے اور اس وقت منصوبہ سازی بھی کر رہی ہے، لیکن آیا یہ جو سسٹم ہے وہ کتنا آگے چلتا ہے اور کب آئے گا، یہ تمام تفصیلات میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا، اور بتاؤں گا کہ اس وقت کس طرح سے نظام جو ہے وہ تیاری کر چکا ہے مریم رجیم کو گھر بھیجنے کی۔ اجازت دیجیے کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد۔